जीजाजी देख न लें, इसलिए मैंने उस अंगूठी को लेकर छिपा लिया। उस दिन के बाद हम दोनों मौका निकालकर चोरी छिपे एक दूसरे से मिलते रहे। सौरभ से मालूम हुआ कि उसके पिताजी ने पिछले साल उसकी शादी एक अमीर लड़की से दहेज के लालच में करा दी थी। लड़की तो सुंदर है, लेकिन गूंगी भरी है। वह अपने माता पिता की एकलौती बेटी है। माँ का देहांत हो चुका है। पिता ने अपनी जायदाद लड़की के नाम कर दी है। शहर में एक तिमंजिला मकान भी उसकी नाम से है। उस मकान से हर महीने अच्छा किराया मिलता है। रुपया पैसा उसी के अकाउंट में जमा होता है। पिताजी ने भी गहनों की यह दुकान उसके नाम कर दी है। तृप्ति, सौरभ मुझ पर इतना पैसा खर्च करने लगा कि मैं उसी की होकर रह गई। यानी तुमने अपना जिस्म भी उसे सौंप दिया? तृप्ति ने हैरान होते हुए पूछ लिया। क्या करती? कई बार हम लोग होटल में मिले। कोई न कोई बहाना बनाकर मैं सुबह निकलती और उसके बुक कराए होटल में पहुंच जाती। शुरू में तो काफी हिचकिचाई, पर बाद में उसके आग्रह के आगे झुक गई। फिर? तृप्ति ने पूछा। फिर क्या? मैं हर वक्त उसी के बारे में सोचने लगी। उसने मुझे भरोसा दिलाया कि कुछ दिनों बाद वह अपनी पत्नी को तलाक दे देगा और मुझसे शादी कर लेगा। और तुम्हें विश्वास हो गया? उसने शपथ लेकर कहा है। मुझे विश्वास है कि वह धोखा नहीं देगा। अब बताओ कि तुम यहाँ कैसे आई हो? तृप्ति ने उत्सुकता से पूछा। एक हफ्ता पहले जीजाजी आए थे। उन्होंने बाबूजी के सामने एक लड़के का प्रस्ताव रखा था। लड़का एक सरकारी दफ्तर में है, लेकिन बचपन से ही उसका एक पैर खराब है, इसलिए लंगड़ा कर चलता है। वह मुझसे बिना दहेज की शादी करने को तैयार है। बाबूजी तैयार हो गए। माँ ने विरोध किया तो कहने लगे, एक पैर ही तो खराब है। सरकारी नौकरी है, उसे कई रियायतें भी मिलेंगी। जब माँ भी तैयार हो गई तो मैंने मुंह खोला, पर उन्होंने मुझे डांटते हुए कहा, तुम्हें तो नौकरी मिली नहीं, अब मुश्किल से नौकरी वाला एक लड़का मिला है, तो जबान चलाती है। लेकिन बात यह नहीं थी। किसी ने माँ के कान में डाल दिया था कि मेरा सौरभ से मिलना जुलना है। माँ को तो उसी समय शक हो गया था, जब मैं अंगूठी बिना लौटाए आ गई थी। इधर सौरभ मेरे लिए कुछ न कुछ हमेशा खरीदता रहता था। अब घर में क्या क्या छिपाती मैं? कोई न कोई बहाना बनाती, पर माँ का शक दूर न होता। वे भी चाहती थी कि किसी तरह जल्द से जल्द मेरी शादी हो जाए, ताकि समाज में उनकी नाक न कटे। माँ का मुझ पर भरोसा नहीं रहा था। उन्होंने मुझे गांव से बाहर जाने की मनाही कर दी। उधर बाबूजी ने जीजाजी के प्रस्ताव पर हामी भर दी। लड़के ने मेरा फोटो और बायोडाटा देखकर शादी करने का फैसला मुझ पर छोड़ दिया। बिना मुझसे सलाह लिए माँ बाबूजी ने अगले महीने मेरी शादी की तारीख भी पक्की कर दी है। माँ बाबूजी का यह रवैया मुझे नागवार लगा, इसलिए मैं सौरभ से इस संबंध में बात करना चाहती थी। मैं उसके साथ कहीं भाग जाना चाहती थी। बहुत मुश्किल से किसी तरह दवा लाने का बहाना करके मैं गांव से निकली। फोन पर सौरभ को सारी बातें बताईं। उसने कहा कि मैं रात में बनारस पहुंच जाऊं। सुबह वहीं से मुंबई के लिए ट्रेन पकड़ लेंगे। उसने रिजर्वेशन भी करा लिया है। उसका एक दोस्त वहां रहता है। मुझे दोस्त के पास रख कर वह लौट आएगा, फिर पत्नी को तलाक देकर मुझसे शादी कर लेगा। ओह, तो तुम मुंबई जाने की तैयारी करके आई हो? तृप्ति ने कहा। हाँ माधुरी, तुम समझदार हो, इसलिए तुमको मैं समझ तो नहीं सकती। और फिर अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीने का हक सभी को है, पर हम आपस में इस बारे में बात तो कर ही सकते हैं, जिससे सही दिशा मिल सके और तुम समझ पाओ कि जाने अनजाने में तुमसे कोई गलत फैसला तो नहीं हो रहा है। बोल तृप्ति, समय कम है, मुझे सुबह निकलना भी है। यह तो मुझे भी एहसास हो रहा है कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ, पर मेरे सामने इसके अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं है। माधुरी की चिंता उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। अच्छा माधुरी, सौरभ के पिता से गहनों की कीमत में छूट कराने के लिए तुम्हें सौरभ से कहना पड़ा था ना? हाँ, सौरभ से तुम्हारी जान पहचान भी नहीं थी।
सिर्फ इतना ही कि तुम्हारे साथ सौरभ भी एक ही स्कूल में पढ़ता था। हाँ, सौरभ के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। काफी सारा पैसा उसके बैंक अकाउंट में था, जिसे खर्चने के लिए उसे अपने पिता की इजाजत लेने की जरूरत नहीं थी। यह भी सही है। सौरभ की शादी उसकी मर्जी से नहीं हुई थी। गूंगी बहरी होने के चलते अपनी पत्नी को वह पसंद नहीं करता था। कहीं न कहीं उसके मन में किसी दूसरी सुंदर लड़की की चाह थी। तुम्हारी बातों में सच्चाई है। कई बार उसने ऐसा कहा था। लेकिन तुम जरा बहुत अच्छा कर लेती हो, देखना तुम अच्छी वकील बनोगी। वह खुद जवान और सुंदर है और तुम भी उसकी सुंदरता की ओर खींचने लगी थी। यह भी सही है। फिर अब तो तुम मानोगी कि तुमसे ज्यादा तुम्हारी शारीरिक सुंदरता उसे अपनी ओर खींच रही थी और पहली ही आलक में उसने तुम में अपनी हवस पूरी की इच्छा की संभावना तलाश ली होगी। और जब तुमने उसकी सोने की महंगी अंगूठी स्वीकार कर ली तब वह पक्का हो गया कि अब तुम उसके जाल में आसानी से फंस सकती हो। फिर वही हुआ, अपने पैसे का उसने भरपूर इस्तेमाल किया और तुम पर बेतहाशा खर्च किया, जिसके नीचे तुम्हारा विवेक भी मर गया। तुम्हारी समझ कुंठित हो गई और तुमने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा धन गंवा दिया, जिसे कुमारापन कहते हैं। माधुरी के माथे पर पसीने की बूंदें छलक आईं। बोल तृप्ति बोल, अपने मन की बात खुलकर मेरे सामने रख। माधुरी उत्सुकता से उसकी बातें सुन रही थी। माधुरी, अब जिस सेक्स सुख के लिए मर्द शादी तक इंतजार करता है, वही उसे उसके पहले ही मिल जाए और उसे यह विश्वास हो जाए कि अपने पैसों से तुम्हारी जैसी लड़कियों को आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है, तो वह अपनी पत्नी को तलाक देने और दूसरी से शादी करने का आर्ट क्यों मोल लेगा? फिर वह अच्छी तरह जानता है कि उसकी पत्नी की बदौलत ही उसके पास इतनी दौलत है और उसे तलाक देते ही उसको इस जायदाद से हाथ धोना पड़ जाएगा। मुकदमे का झंझट होगा, सो अलग। मुझे तो लगता है तुम किसी बड़ी साजिश की शिकार होने वाली हो। तुमसे उसका मन भर गया है। अब वह तुम्हें अपने दोस्त को सौंपना चाहता है। नहीं नहीं, अचानक माधुरी के मुंह से चीख सी निकली। पर इस सब में केवल सौरभ ही कसूरवार नहीं है, तुम भी हो। तुमने क्या सोचकर अंगूठी अपने जीजाजी और मां से छिपाई?